नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फुलवारी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पार्ट नंबर हम 13 तक आपको करा चुके हैं, आज हम आपको पार्ट नंबर 14 जो कि न्यूमेरिकल साइंस के जो क्वेश्चन चल रहे थे उसका कराने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आप ऐसी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें न्यूमेरिकल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसके लिए अच्छी साबित होगी ये सीरीज़ आपके लिए, तो आप पूरा देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि जैसे भी हम कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इन क्वेश्चन को अगर आप जानते हो तो क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। और क्वेश्चन क्या है देखो, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन देखो, बोला कि किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की आवृत्ति ज्ञात करें। दोस्तों, यहाँ आवृत्ति पूछा यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो आवृत्ति क्या होता है, हर्ट्ज में जिसका आंसर देना है हमें, तो हमें पता है कि आवृत्ति निकालना है तो हम क्या यूज करेंगे, फार्मूला हम लगाएंगे F बराबर 1/t। अभी t क्या है जो कि समय है, F क्या है जो कि आवृत्ति है और 1 इसमें चलता है। जो 1 है इसी की जगह पे हमें कोई 40 कंपन रखना है। जितने भी कंपन बोलेगा क्वेश्चन में वो हमें इस जगह पे लिखने हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं दोस्तों, F यानी कि आवृत्ति जो चाहिएगा उनको आंसर में जो कि हर्ट्ज में निकालना है तो F हम लिख लेंगे। F बराबर, तो आप देखो 1 बराबर जो कि हमें लिख रखा 40 कंपन दे रखे हैं तो 40 की जगह हम 1 की जगह पे 40 लिखेंगे। यहाँ पे आपको बोला जाता है यानी कि 60 बोल देता, 50 बोल देता, 45 बोल देता, तो वही जो कंपन होते हैं उसको हम यहाँ पे लिखते हैं और बटा में जो भी समय दे रखा उसका हम भाग देंगे। तो दोस्तों, सब के सब SI यूनिट के साथ ही हमें आंसर है और SI यूनिट के साथ ही सब कुछ दे रखा है। जैसे सेकंड भी SI यूनिट के साथ ही है तो हम क्या करेंगे, ऊपर पहले हम लगा देंगे क्या पॉइंट नहीं, ये पॉइंट हटाने के लिए ऊपर क्या पहुँचा देंगे, 0 पहुँचा देंगे। अब हम जब 25 से 400 में भाग देंगे, 25 से जब 400 में भाग देंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 16 हर्ट्ज। क्या निकल के आएगा, 16 हर्ट्ज। तो इसका आंसर क्या होगा, 16 हर्ट्ज होगा। अब आपको क्या याद रखना है इसमें, आपको याद रखना है F बराबर 1/t। क्या होता है, F बराबर 1/t। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप ऐसे क्वेश्चन को निकाल सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे आपको 40 कंपन दे रखे थे, ऐसा भी हो सकता है 40 के 2 कंपन दे देगा तो घबराने की बात नहीं है, उसमें से एक कंपन जो भी दे रखा होगा वो ले सकते हो और ऐसे में ही आप क्वेश्चन बना सकते हो। और बूझे भी गया था ऐसे क्वेश्चन जिसमें 2 कंपन दिए गए थे और एक कंपन उठा के आप आंसर निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 12.5 सेकंड के बाद जमीन पर वापस आ जाती है। जब यह ऊपर की ओर फेंकी गई थी तब इसका वेग कितना था और जी का मान आपको दे रखा है 10 मीटर सेकंड स्क्वायर। अब दोस्तों, आप समझो इसमें, भाई कोई गेंद है ऊपर की ओर फेंकी गई, बात बताइए, समय भी दे रखा हमारे पास और उसका वेग निकालने को बोला है और जी का मान दे रखा था। हम क्या यूज कर सकते हैं इसमें, आप समझो ऊपर की ओर तो B जो कि गति का पहला नियम है वो ही हम याद कर सकते हैं, लगा सकते हैं इसमें। तो क्या होता है, गति का प्रथम नियम है वो लगाएंगे, क्योंकि प्रथम नियम लगाएंगे वो क्या होता है, B बराबर U प्लस AT। ये आपको याद भी रखना है दोस्तों। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो गति का प्रथम नियम है किस किस के मध्य संबंध दिखाता है, तो आपका आंसर होगा उसमें वेग प्लस वेग और समय के मध्य, किसके, वेग और समय के मध्य। अब आपको क्या, B बराबर U प्लस AT में आप आंसर निकालोगे तो देखो हमें B बूझा तो इसलिए हमने क्या, गति का प्रथम नियम यूज लिया। तो B रहेगा। U क्या, जब बोला कि ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई गेंद, जैसे भी बोला जाए, फेंका जाए, छोड़ा जाए, पटका जाए, कुछ भी बोला जाए, ऊपर से गिराने की बात आ जाए तो U क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो U की जगह पर हम लेंगे 0 प्लस A जो कि GT या AT, इस जगह पे ये G का मान है यानी गुरुत्व त्वरण का मान है। तो इस जगह पे दोस्तों ऐसे में आपको G की जगह पे A भी मान के चलना होगा ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए। तो हम इस जगह पे लेंगे 10 और T का मान जो कि आपको दे रखा है 12.5 सेकेंड। क्या है, 12.5 सेकेंड। अब आप समझो दोस्तों, आप यहाँ पे 12.5 सेकेंड नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि इसमें आप समझो बोला है कि वापस ज़मीन पर, क्या बोला, बाद ज़मीन पर वापस आ जाती है, यानी कि जब 12.5 सेकंड के बाद ज़मीन पर वापस आती है तो इस गेंद को, यानी कि यहाँ से किसी गेंद को फेंका गया ऊपर
तो यहाँ तक गई होगी। एक ऐसा 0 यहाँ पे आके इसका यू क्या हो गया होगा, 0 हो गया होगा ऊपर जाने पे, और वापस ये आई होगी, तो जाने में जितना समय लगा होगा आने में उतना ही समय लगा होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जाने और आने का समय बताया गया है कि 12.5। तो इसका आधा लिखेंगे, क्योंकि बोला गया है कि तब जब यह ऊपर की ओर फेंकी गई थी तब इसका वेग कितना है। तो अब जब ऊपर की ओर फेंकी गई थी इसका वेग पूछा गया, तो हम कह सकते हैं इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, आधा लिखेंगे, जो कि 12.5 का आधा क्या होता है, आप बताओ। 6.25 क्या होता है, 6.25 होता है, ये हम लिख देंगे। अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर बी बराबर निकल के आएगा कितना साहब, आंसर निकल के आएगा 62.5। क्या निकल के आएगा, 62.5 निकल के आएगा। तो ये रहा इसका आंसर। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हो और चेक कर सकते हो। और अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 10 kg भार की बाईसाइकिल 20 मीटर सेकंड की गति से चलती है तो बाईसाइकिल की गति ज्ञात कीजिए, गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। तो गतिज ऊर्जा निकालने को बोला है आपको। गति यानी कि मीटर सेकंड -1 जो कि गति दे रखा, द्रव्यमान दे रखा। तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv² होता है। तो इस फार्मूले में हम यूज़ करेंगे और हमें गतिज ऊर्जा मिल जाएगी। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी हमें निकालने को बोला है, यानी गतिज ऊर्जा निकालने को बोला है। हाफ लिखेंगे, m का मान कितना दे रखा है भाई, 10 दे रखा है, तो 10 लिखेंगे, क्योंकि द्रव्यमान kg में होगा। m की जगह पर द्रव्यमान लेंगे, और v² यानी कि 20 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, मैं लिख देता हूँ दोस्तों, 20 × 20 करेंगे डायरेक्ट 400 होगा। तो मैं यहाँ पे 400 लिख दिया, क्योंकि v² है तो v² करके लिख दिया। अब 2 से देखो हम इसको काट लेते हैं 5 बार, और जब 5 से हम 400 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2000। क्या होगा, 2000। अब जूल होगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा का फार्मूला में ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो इसके साथ आंसर देंगे, क्या होगा, 2000 जूल इसका आंसर होगा। तो ऐसे आप कर सकते हो, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको याद रखना है, इससे ही ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसे में बनाने की आप भी कोशिश करें। अगला क्वेश्चन देखो, एक लेंस की फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसकी पावर ज्ञात करें। क्या बोला है, पावर ज्ञात करने को बोला है। तो पावर कैसे निकालेंगे, देखो d बराबर क्या होता है, 1/f होता है। f क्या है, जो कि फोकल लंबाई है। ये क्या होती है, फोकल लंबाई है। ये क्या है, फोकल लंबाई है। और एक क्या है, जो भी दे रखा होगा एक के रेस्पेक्ट में चलेगा। यहाँ सेमी, अगर आपको देखना है कि जो फोकल लंबाई सेमी में है तो ऊपर एक की जगह पर सेमी में लेके चलना है। अगर मीटर में होता तो आपको नीचे मीटर में लेना होता। और डी क्या है, जो कि डायोप्टर। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, डायोप्टर। इसलिए पावर यानी कि P बराबर 1/f होता है। P बराबर 1/f होता है। तो पावर यानी कि इसका ऐसा यूनिट डायोप्टर के साथ आपको आंसर देना है, इसलिए आप डायोप्टर, तो यहाँ होगा P बराबर 1/f। तो डायोप्टर में आंसर देंगे तो देखो 1 तो लिखेंगे, लेकिन f जो कि फोकल लंबाई आपको दे रखा है, फोकल लंबाई दे रखा है 50 सेंटीमीटर, तो हम 50 लिखेंगे। अब आप देखो दोस्तों, ये सेमी में है तो सेमी को हम चेंज करेंगे। तो ऊपर जो एक है इसमें क्या करेंगे, 2 0 लेंगे, तो ये भी सेमी में हमने बना दिया। यानी कि अब हमारा समान हो चुका है यूनिट। तो ये P बराबर मिल जाएगा, यानी कि हम 50 से जब 100 में भाग देंगे तो 2। अब क्या होगा, पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, डायोप्टर। तो डायोप्टर के साथ आप आंसर दे दोगे, यानी 2 डायोप्टर इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद हैं। तो दोस्तों हर कोई जानता होगा, आप भी भली भांति परिचित होंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी के जो कि 18वें समूह में कितने तत्व है। तो इसका आंसर तो होगा 7। ये क्वेश्चन लेने का उद्देश्य क्या था, क्योंकि ये जो बोर्ड की तरफ से इसमें 7 ऑप्शन में ही नहीं था, 6 था, और इसको बोर्ड ने क्या रिजेक्ट किया था। अब वो 7 जो 18वें समूह में तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो वो देखो, इसको लिखने का उद्देश्य यही है। तो आप समझो, एक एक चीज़ समझो। देखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, क्या होता है, जीनॉन, रेडॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, और एक होता ओजी, ऑग्निज। तो ये जो 7 के 7 तत्व होते हैं जो 18वें समूह में रखे गए हैं। किस में रखे गए हैं, 18वें समूह में रखे गए हैं। दोस्तों ऐसा भी पूछा जा सकता है इनसे कि वह कौन सा समूह है जिसे शून्य गैस, शांति गैस, नोबल गैस, जीरो गैस, एक्रिय गैस,
तत्व समूह कहा जाता है, तो आपका आंसर जाएगा वो 18वां समूह होगा। आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वह कौन सा समूह है जिसमें एक्रिय गैस रखी हुई है, तो भी आपका आंसर जाएगा 18वां समूह। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है आपको कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो आपका आंसर जाएगा वहाँ पे आर्गन। वो कितनी पाई जाती है, वो पाई जाती है 0.93%। ये भी हो सकता है। आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वायुयानों के जो टायरों में भरे जाने वाली गैस कौन सी होती है, तो वो होती है हीलियम। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि चमकीले बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो वो होती है नियॉन। क्या होती है, नियॉन होती है जो चमकीले बल्बों में भरी जाती है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी में एकमात्र ऐसी कौन सी एक्रिय गैस है, कौन सी एक्रिय गैस है जो पृथ्वी में पाई जाती है, तो वो होती है रेडॉन। कौन सी होती है दोस्तों, रेडॉन। क्या होती है, रेडॉन होती है। तो ये भी याद रख सकते हो, ऐसा भी पूछा जा सकता है और पूछा भी जा चुका। अगला क्वेश्चन देखें, यदि किसी परिपथ से 6 मिनट में 0.6 एम्पियर धारा प्रभावित होती है, तो इसमें प्रभावित विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करें। दोस्तों आवेश देखो, आवेश यानी कि कूलाम, टी यानी कि समय दे रखा है, और आई यानी कि धारा दे रखी है। हमके क्या पूछा, आवेश। तो हम क्या लगाएंगे, देखो आई बराबर क्या होता है, क्यूटी होता है। आई बराबर क्यूटी होता है, या फिर आप इसको जब आवेश पूछा तो हम इसको लिख सकते हैं क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, आई टी लिख सकते हैं। ओके, क्यू बराबर आई टी लिख सकते हैं। जैसे हमको आवेश पूछा तो हमने इस फार्मूले में सेट करेंगे। देखो तो आई जो कि दे रखा है हमारे पास कितना, 0.6 एम्पियर। क्या है, 0.6 एम्पियर, जो कि एम्पियर ऐसा यूनिट के साथ दे रखा है, कोई चेंज नहीं करना है। साथ में टाइम, देखो टाइम जो कि मिनट में दे रखा है, तो मिनट में नहीं चलता है, इसको क्या मीटर सेकंड में बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, देखो 6 मिनट है तो हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये क्या होगा, जैसे 60 से मल्टीप्लाई किया, अब ये ऐसा यूनिट के साथ चेंज हो चुका है। अब कुलाम होता है, कुलाम का ऐसा यूनिट क्या, वो सॉरी आवेश का ऐसा यूनिट क्या होता है, कुलाम होता है। तो कुलाम के साथ आंसर दे रखे हैं, तो हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आप जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 216 कुलाम। क्या होगा, 216 कुलाम। तो ये होगा इसका आंसर, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर ले, तो ये होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, चैनल पर नए आए हो तो। देखें अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 20 केजी के सामान को ज़मीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य। दोस्तों द्रव्यमान दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, और कार्य भुजा और जी का मान हमें दे रखा है। तो हम इसमें क्या फार्मूला यूज कर सकते हैं, आप समझ चुके होंगे क्या फार्मूला लगा सकते हैं। mgh का फार्मूला हम इसमें लगा सकते हैं। वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि कार्य भुजा यानी कि ऊर्जा भुजी है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh। m क्या है, द्रव्यमान है, g क्या है, गुरुत्व त्वरण है, h क्या है जो कि ऊंचाई है, जो आपके पास सब कुछ गिवन है। हम इस फार्मूले में से सेट करेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। देखो m क्या है 20, तो हम लिखेंगे 20, और g का मान कितना है भाई, g का मान हमें दे रखा है 10 मीटर सेकंड -2, तो 10 लेंगे, और h जो कि हमें दे रखा है 2 मीटर, तो 2 लिख लिए। अब आप जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो जो कि कार्य होगा यानी कि ऊर्जा, जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी वो हमें मिल जाएगी। तो वो कितनी होगी, देखो 10 20 20 20 40, यानी 20 और 20 यानी कि 400। तो क्या होगा, 400 क्या होगा, जूल होगा, क्योंकि कार्य का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। साथ में ऊर्जा का भी क्या होता है, जूल होता है। तो ये भी याद रखें, तो कार्य और ऊर्जा का दोनों को क्या होता है, जूल होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 400 जूल। क्या होगा, 400 जूल होगा। तो ये रहा इसका आंसर। इस तरह से आप भी बना सकते हो। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या है, 70 केजी के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया, भार को कितनी ऊंचाई तक उठा गया। दोस्तों सेम उसी पैटर्न का आधार पे हैं, ये भी वही क्वेश्चन है दोस्तों, आप समझ चुके हैं। ये भी किस तरह से होगा, जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसी तरह पे किया होने वाला है। ये क्वेश्चन भी कैसे होगा, तो देखो जूल जो कि कार्य दे रखा है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, और द्रव्यमान दे रखा है, और कितनी ऊंचाई तक उठा गया है, यानी ऊंचाई बूझी गई है, और जी का मान भी दे रखा है। तो आप समझ चुके होंगे इसमें भी क्या होगा, वही स्थिति जो ऊर्जा का फार्मूला लगेगा वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। अभी आप समझ चुके होंगे, आपसे पहले भी आपने हमारा न्यूमेरिकल्स देखे होंगे तो आप जान चुके होंगे क्या होता है, mgh। यही होता है mgh। m क्या होता है, द्रव्यमान होता है, g क्या होता है, गुरुत्व त्वरण होता है, h क्या, ऊंचाई। अब आप देखो जो कि पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि जो जूल में दे रखी है वो दे रखी है कितनी, यानी कि ये पोटेंशियल एनर्जी बराबर कितने दे रखा है, 9800 क्या होगा जूल। तो हम लिख दिए
m का मान जो कि 70 kg है, 70 kg लिख लिए, और g का मान जो कि 10 दे रखा है, और h हमको पूछा तो h की जगह पर हम h लिख देंगे। अब हम जैसे ही काटेंगे तो हमारे पास देखो 00 से तो ये 00 जा चुकी है। 7 से जो 98 है ये कितनी बार गया, 7 1 7 7 चौक 28 यानी कि 14। तो क्या होगा 14, तो h क्या होगी 14, यानी कि 14 मीटर इसका आंसर निकल के आएगा, क्योंकि हाइट ही तो पूछा था हमें। तो h बराबर क्या निकलेगा 14 मीटर इसका आंसर होगा, जो कि पहला ऑप्शन ये रहा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा हटके हैं, इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। तो क्या है देखो, 120 kg द्रव्यमान की बंदूक से एक 0.4 kg द्रव्यमान की गोली दागी जाती है। यदि गोली को बंदूक से मुख से निकलने की गति 90 वन है तो बंदूक की प्रतिघाती गति होगी। दोस्तों बंदूक की प्रतिघाती गति बोला है तो ये कैसे निकाल सकते हो आप, इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, बुलेट गन, यानी कि जो बुलेट गन का ही तो पूछा, बंदूक का प्रतिघाती वेग बोझा है, तो हम लिखेंगे बुलेट गन बराबर m, यानी कि मास ऑफ बुलेट, यानी कि मास ऑफ बुलेट, m का मतलब होता है मास ऑफ बुलेट, यानी कि जो बंदूक की गोली है उसका द्रव्यमान, इंटू v यानी कि वेग, जितने वेग के साथ गोली छोड़ी गई है, इंटू कैपिटल M, यानी कि ये क्या है द्रव्यमान। ये द्रव्यमान किसका है, टोटल बंदूक का। तो इस फार्मूले हम सेट करेंगे और हमारे पास आंसर मिल जाएगा। जो प्रतिघाती बंदूक की गति का बूझा है तो वो हमें मिल जाएगा। तो अब देखो आप किस तरह से जमाओगे, यानी कि बुलेट गन M क्या होता है बुलेट गन, तो बुलेट जो गन है उसका वेग कितना है, तो यहाँ बोला है कि बुलेट गन का वेग कितना बोला है कि बंदूक से एक 0.4 kg द्रव्यमान की गोली दागी जाती है। तो जो बंदूक से गोली दागी गई है, गोली का द्रव्यमान कितना बताया गया है, जो कि 0.04 ये रहा बंदूक की गोली का द्रव्यमान, इंटू b। अब b क्या है, जो कि वेग जो आपको दे रखा 90 मीटर सेकेंड, जो कि वेग है। तो ये वेग है, जो गति है, गति क्या होता है वेग होता है, तो ये होता है, तो इसको 90 दे रखा 90 लिखेंगे। नीचे करेंगे क्या द्रव्यमान, तो द्रव्यमान जो कि बंदूक का द्रव्यमान है वो कितना है, तो 120, तो हम लिखेंगे 120। अब दोस्तों आप समझो, जो ये था ये केजी में था और ये भी केजी में था, तो हमें यहाँ कोई चेंज नहीं करना है। किसी के बार कभी ऐसे क्वेश्चन में यहाँ द्रव्यमान ग्राम में दिया जाएगा, यानी कि गोली का जो द्रव्यमान होगा वो ग्राम में दिया जाएगा, तब आपको नीचे भी ग्राम बनाना होगा। बट यहाँ पे क्या केजी में है और नीचे भी केजी में, तो हमें कोई चेंज नहीं करना है। अब निकाल लेंगे, जो भी हम काट पीट करेंगे हमारा आंसर मिलेगा वो वही मिलेगा जो बूझा था, बंदूक की प्रतिघाती गति कितनी होगी तो वही हमें मिलेगी। तो अब आप देखो 00 है, यानी कि पॉइंट के बाद 04 है, तो हम क्या करेंगे 00 नीचे लेंगे। अब 20 से ये 10 से ये 10 गया, अब नीचे कितना बचा हमें 1200, यानी कि हमारे पास बचा 36 और ये 1200, यही होगा। अब आप काट सकते हो, अब भी देखो 12 एकम 12 यानी कि 100, अब 12 3 36, यानी कि 3/100 आ चुका है। जब 3/100 आ चुका है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर लाने के लिए हम लिख सकते हैं 3 × -10⁻², क्या लिख सकते हैं -10⁻² लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जब नीचे से ऊपर जाएगा 10 जो नीचे 100 नीचे से ऊपर जाएगा तो -10⁻² लिखेंगे, तो ये हो सकता है। अब ये क्या होगा, तो प्रतिघाती वेग है, तो बंदूक की गति पूछी है, तो गति किस में होती है मीटर सेकंड -1 में होती है, तो हम इसके साथ लिखेंगे मीटर सेकंड -1। मीटर प्रति सेकंड लिख दो या फिर मीटर सेकंड -1 कर दो, तो ये होगा इसका आंसर। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।